बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समीउल आरफीन आपका टीचर और आज लेकर आया हूँ मैं आपके लिए न्यूमेरिकल्स उस चैप्टर के जिसको हमने लास्ट लेक्चर में ख़त्म किया था, यानी वेक्टर्स के न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूँ। वेक्टर्स का जो पहला न्यूमेरिकल है 2.1 वो क्या कह रहा है? कह रहा है सपोज इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम a vector has its tail at the point P which is इसके vertex जो हैं वो हैं -2 and -3 and its tip at Q into 3 and 9 determine the distance between these two points। हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। किन से? दो पॉइंट्स के दरमियान एक पॉइंट हो गया हमारा P पॉइंट और एक पॉइंट हो गया हमारा Q पॉइंट। ओके, बात को अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ कर रहा हूं। देख सकते हैं आप, ये मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रा कर लिया। इसमें इक्वल डिस्टेंस अगर मैं लेता हूं तो मैं ये जानता हूं कि सेंटर में जो O से रिप्रेजेंट करते हैं इसको ओरिजिन कहते हैं और यहाँ पर X और Y एक्सिस के जो वर्टेक्स हैं वो 0 होते हैं, यानी ये मेरे पास X एक्सिस हो गया। इसको मैं ज़रा सा नीचे करके लिख लेता हूँ। X एक्सिस हो गया, ये मेरे पास Y एक्सिस हो गया, ये मेरे पास X प्राइम है यानी नेगेटिव वैल्यूज़ इस तरफ आएंगी और ये Y प्राइम है यानी Y की जो नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी वो इस तरफ आएंगी। ओके, अब इक्वल डिस्टेंस के साथ मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 क्यों लिया? यहाँ से देखना है कि मेरे पास बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी वैल्यू कितनी है। तो बड़ी से बड़ी वैल्यू मेरे पास 9 है और छोटी से छोटी वैल्यू मेरे पास -3 है। इसका मतलब है कि मेरे पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें बड़ी से बड़ी वैल्यू 9 तक मैंने जाना है और छोटी से छोटी वैल्यू -3 तक जाना है। ओके, इक्वली स्पेस के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, एक्स प्राइम अगर आ जाता है, याद रहे अगर आपको यहाँ नज़र आ रहा है तो एक्स की वैल्यूज़ यहाँ पर पॉजिटिव हैं इस तरफ को, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर जहाँ पर एक्स प्राइम है यहाँ पर सारी वैल्यूज़ नेगेटिव आएंगी। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -9। बस -9 तक सही है। ओके, अब y प्राइम है नीचे की तरफ, यहाँ भी माइनस ही की वैल्यू आएंगी। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं P को। याद रहे ये जो पहली वैल्यू आपको नज़र आ रही है ये वाली -2 जो आपको नज़र आ रही है ये है x की वैल्यू। हमेशा पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है। इसका मतलब ये है कि मैं इसको कहूँगा कि ये x की वैल्यू है और इसे कहूँगा कि ये y की वैल्यू है। और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पहली वैल्यू x की होगी और दूसरी वैल्यू y की होगी। ये रूल होता है, आपने ये हमेशा याद रखना है कि जो पहली वैल्यू होगी वो हमेशा x की होगी। ओके, यहाँ पर मैं P पॉइंट को जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस में और वो है -2। यहाँ पर x की वैल्यू -2 ये रही। मैं -2 को चलाऊँगा, ऊपर चलाऊं या नीचे चलाऊं उसका फैसला करेगा y, क्योंकि y ऊपर है या नीचे। अब -3 है, जाहिर है y की वैल्यू -3 तो यहाँ पर होगी, है ना। तो y की वैल्यू यहाँ से और x की वैल्यू यहाँ से, ये मेरे पास एक पॉइंट बन गया
इसका नाम मैंने p रखा। p क्यों रखा? क्योंकि क्वेश्चन में इसको वो p ही कह रहे हैं। ठीक है, इस p के वर्टेक्स क्या हैं? इस p के वर्टेक्स हैं -2 एंड -3। ओके, जबकि Q की इसकी जो टिप है एरो की वो हमने फाइंड करनी है, उसमें x की वैल्यू 3 होनी चाहिए। ये रही x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए जी? 9 होनी चाहिए। तो y की वैल्यू 9 यहाँ पर आकर एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगी और इस तरह से मुझे वो पॉइंट P मिल जाएगा। ये है मेरे पास, सॉरी, Q पॉइंट है और इसके वर्टेक्स हैं 3 एंड 9। ठीक है, तो ये मेरे पास एक बन रहा है वेक्टर बन रहा है। इस वेक्टर की जो टिप है वो यहाँ पर है और इस वेक्टर का जो हेड है वो इस जगह पर है। ठीक है, तो मैंने इस एरो का जो है वो डिस्टेंस वो फाइंड करना है। याद रहे डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, डिस्टेंस का फार्मूला, डिस्टेंस का फार्मूला होगा, देखो x2 यहाँ पर अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसे x1 y1 कह लें या इसे x1 y1 कह लें, ये आपकी मर्ज़ी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर पहला वाला x1 है तो ये y1 होगा और इसी तरह से अगर ओके, ये जो है इसको आप डेफिनेटली अगर P के जो वर्टेक्स हैं, राइट कलर नहीं है ये, ऑरेंज ले लेते हैं। ओके, यहाँ पर मेरे पास x2 होगा और y2 होगा। उसकी वजह क्योंकि मैंने x1 और y1 ऊपर ले लिए थे, x2 और y2 अब मेरे पास नीचे आएंगे। अगर मैं यहाँ पर x1 और y1 इन वर्टेक्स को ले लेता तो ऊपर वाले जो वर्टेक्स हैं वो x2 y2 होते। तो डिस्टेंस का फार्मूला, अगेन मैं वापस डिस्टेंस के फार्मूले पर जा रहा हूँ, ये बराबर है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और अंडर रूट। ये फार्मूला है डिस्टेंस का। आप इस तरह से डिस्टेंस ले सकते हैं, इसमें x2, x1, y2, y1 आपकी अपनी मर्ज़ी है, बहरहाल फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर x2 माइनस x1 ले रहा हूँ। यहाँ पर x1 की वैल्यू मेरे पास 3 है, अगर आपको नज़र आ रही हो। मैं इसको, ये देखें, ये मेरे पास x1 की वैल्यू है जो कि है 3 और x2 की वैल्यू अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पर तो x2 की वैल्यू है -2। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ -2 और माइनस करूँगा उसमें से x1 की वैल्यू है 3 और इसका स्क्वायर ले लूँगा, प्लस इसी तरह से y2 मेरे पास है, ये रही y2 के लिए मैं किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करता हूँ, ये है y2 विच इज़ -3 है ये, और माइनस कर दूंगा y1 के साथ और y1 की वैल्यू है 9 और इसका स्क्वायर लेकर रूट ले लूँगा। ठीक है, ओके, अब मैं रूट ले रहा हूँ, इसको फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ। -2 एंड -3 इज़ -5 और उसका स्क्वायर ले लूँगा, प्लस इंटू -12 हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा हमेशा कि जब भी आप नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो -5 का स्क्वायर इज़ 25 प्लस -12 का स्क्वायर इज़ 144, अंडर रूट आ जाएगा इसका, और जब आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 169 आ जाएगा। और वी नो दैट अगर आप कैलकुलेटर पर इसे सॉल्व करें तो 13 का स्क्वायर बनता है 169 और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 13 आ जाएगा। अब अगर आप नोटिस करें
कि क्वेश्चन में P के जो वर्टेक्स गिवन हैं ये वाले वर्टेक्स गिवन हैं और Q के जो वर्टेक्स गिवन है वो ये वाले गिवन है, लेकिन इनमें कहीं भी आपको यूनिट्स नहीं पता कि ये जो डिस्टेंस आपने लिया है ये मीटर्स में है, किलोमीटर्स में है, सेंटीमीटर्स में है, मिलीमीटर्स में है, इसके यूनिट्स क्या हैं। पूरे क्वेश्चन में आपको इसके यूनिट्स नहीं मिलेंगे। तो चूंकि हमें पता नहीं है इसके यूनिट्स का कि इसके यूनिट्स क्या हैं, तो हम इसके साथ यूनिट्स लिख देते हैं कि इसके जो भी यूनिट्स आपने सोच रखे हैं वही इसके यूनिट्स होंगे। तो ये डिस्टेंस का जो आंसर है, उन्होंने कहा था कि इसका डिस्टेंस फाइंड कीजिए दोनों P और Q पॉइंट्स के दरमियान में, तो इसका आंसर मेरे पास 13 है। उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2.2 की बात कर रहा हूँ। A certain corner of a room is selected as the origin of the rectangular coordinate system if an insect if an insect is sitting on an adjacent wall at a point having coordinates 2 and 1 where the units are in meters। यहाँ पर याद रहे पहले क्वेश्चन में चूंकि यूनिट्स गिवन नहीं थे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें यूनिट्स मिल गए। कोऑर्डिनेट्स क्या है? कोऑर्डिनेट्स हैं 2 and 1। वेयर इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर ऑफ द रूम। ओके, देखो मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना रहा हूँ और फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैंने एक XY प्लेन बना लिया। याद रहे कि ये हमारा ओरिजिन है, एक दीवार है, दीवार पे चलते चलते एक इंसेक्ट यहाँ पर कहीं आकर बैठ गया और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन रहे हैं? उसके कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं 2 and 1। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। वो कहते हैं डिस्टेंस फाइंड कीजिए ओरिजिन से। तो जाहिर है ओरिजिन पर अगर ये कोने से चला है और यहाँ इस पॉइंट पर आकर ये रुक गया है, तो इसके जो XY ओरिजिन पर जो होते हैं वो 0 0 होते हैं, क्योंकि 0 से तो वो सफ़र शुरू करता है ना। ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, तो X एक्सिस का मिनिमम इस ओरिजिन पर होता है, Y एक्सिस का मिनिमम इस ओरिजिन पर होता है। तो ये हमारे पास ओरिजिन है जहाँ पर X के और Y दोनों के वर्टेक्स 0 होते हैं। तो हमने इस वेक्टर का डिस्टेंस फाइंड करना है। अगेन बहुत आसान है, हम जानते हैं बहुत आसान है इसका सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या है, मैं ज़रा इसको ऊपर कर लेते हैं। जस्ट इसका डिस्टेंस मेजर करना है और डिस्टेंस का जो फार्मूला है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप इनको ऊपर नीचे कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको x1 y1 कह लें तो इसे x2 y2 कहना पड़ेगा। मुझे याद नहीं है, बट चलें मैं इसको x1 और y1 कह देता हूँ। ऊपर देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे मैंने ऊपर वालों को x1 और y1 कहा था, नीचे वालों को x2 y2 कहा था। बट अब मैं उसका उलट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नीचे वाली वैल्यूज़ को 1 1 कहें या ऊपर वाली वैल्यूज़ को 1 1 कहें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब मेरे पास यहाँ पर मैं इसे x2 कह रहा हूँ और इसे y2 कह रहा हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो मैं फार्मूले में x2 की जगह x2, वी नो दैट x2 इज इक्वल्स टू 2, तो 2 माइनस x1 की वैल्यू है 0, तो 0 और इसका होल स्क्वायर। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ x2 की जगह x2 और x1 की जगह x1 की वैल्यूज़ पुट की हैं। फिर प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा जैसा कि ऊपर है, और y2 माइनस y1, तो y2 इज़ 1 माइनस y1 इज इक्वल टू 0। ओके, इसका स्क्वायर आ गया।
अब जब मैं इसे हल करने की कोशिश करता हूँ तो 2 माइनस 0 इज़ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 मीन्स 1 का स्क्वायर, मीन्स 2 का स्क्वायर इज़ 4, 1 का स्क्वायर इज़ 1, अंडर रूट एंड 5 प्लस 1 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 अंडर रूट, एंड अगर आप रूट लेंगे 5 का, अगर आप 5 का रूट लेते हैं तो वो आता है 4.1। ओके, यहाँ पर मैं यूनिट्स नहीं लिखूँगा, उसकी वजह ये है कि क्वेश्चन में मुझे यूनिट्स गिवन है और वो हैं मीटर्स। वो कहते हैं यूनिट्स आर इन मीटर्स। पहले क्वेश्चन में उन्होंने यूनिट्स का जिक्र नहीं किया था, मुझे नहीं पता था कि यहाँ क्या लिखना है, लिहाजा मैंने वहाँ पर यूनिट्स ही रख दिया था। लेकिन यहाँ पर चूँकि क्वेश्चन में पता है कि ये इसके जो यूनिट्स हैं वो मीटर्स हैं, तो हम यहाँ पर मीटर लिख देते हैं और यूँ हमारा दूसरा आंसर भी आ गया। उम्मीद है यहाँ तक भी बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई कोई बात नहीं, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात कर रहा हूँ मैं थर्ड न्यूमेरिकल की 2.3 की बात कर रहा हूँ, और 2.3 में हम देख रहे हैं व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन in the direction of the vector a vector which is equals to 4i plus 3j। ओके, हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में एक वेक्टर के अंदर बेटे याद रखना, एक वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं। एक वेक्टर में एक होता है इसका मैग्नीट्यूड, जिसे मैं ए बार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और एक होता है इसका यूनिट वेक्टर जो कि कहलाता है ए हैट। अब यानी डायरेक्शन होती है ये। वेक्टर का मैग्नीट्यूड और वेक्टर की डायरेक्शन, इनकी प्रोडक्ट बनाती है एक वेक्टर। यानी एक वेक्टर में ये जो आपको वेक्टर नज़र आ रहा है, इसमें एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए यानी ए बार, और एक उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। अगर आप नोटिस करें व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर, आपको यूनिट वेक्टर चाहिए, यानी आपको ये यूनिट वेक्टर चाहिए, इसको हम यूनिट वेक्टर कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू यूनिट वेक्टर। वी नो दैट, है ना। अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैग्नीट्यूड यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर की जगह वेक्टर की वैल्यू लिखेंगे विच इज इक्वल्स टू 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाय वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हमने सीखा है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट। अगर आपके पास वेक्टर है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं होती, याद रखिएगा। वेक्टर के मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं होती, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं होती। तो आई हैट को इग्नोर करेंगे, जे हैट को इग्नोर करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। आप इजीली निकाल सकते हैं, उनकी डायरेक्शंस को इग्नोर करके बाकियों का स्क्वायर का सम ले लिया जाए तो 4 का स्क्वायर इज 16 और 3 का स्क्वायर इज 9, मीन्स 25 अंडर रूट, एंड वी नो दैट 25 का अंडर रूट 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 5 आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो हमने यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 4i प्लस 3j। ठीक है, उम्मीद है ये बात भी बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। ओके, अब हम बात कर रहे हैं पांचवें न्यूमेरिकल की। 2 पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट R1 which is equals to 3i plus 7j and R2 which is equals to minus 2i plus 3j respectively. Find both the magnitudes of the vector R2 minus R1 and its orientation from the x-axis. Okay. याद रखना कि आपके पास अब 2 पार्टिकल्स आ गए। एक पार्टिकल है R1, वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, और एक पार्टिकल है R2 जो कि यहाँ पर पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करता हूँ तो
मैं जानता हूँ कि मेरे पास R1 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, और R2 जो है उसमें x माइनस है और y प्लस है, x माइनस और y प्लस यहाँ पर कहीं पड़ा हुआ है। ओके, और ये मेरे पास एक वेक्टर बन रहा है, और वेक्टर के लिए इस वेक्टर के लिए यानी ये मेरे पास हो गया R1, ये मेरे पास हो गया R2। याद रहे मैंने इनको किस तरह से फाइंड किया, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ प्लस की होती हैं, ऐसे ही है ना। ये x एक्सिस है तो यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ प्लस की होंगी, ये x प्राइम है यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ माइनस की होंगी, और ये y प्राइम है यहाँ पर भी तमाम वैल्यूज़ माइनस की होंगी। तो चूंकि दोनों वैल्यूज़ प्लस हैं, आपको नज़र आ रही हैं, +3i + 7j, इट मीन्स कि R1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और R2 जो कि -2i + 3j है, तो माइनस पहली रकम अभी तो मैंने आपको बताया जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की होती है, तो -2i इसका मतलब है x है, और 3j इसका मतलब है ये y है। तो y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव यहाँ पर है, y की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ पर है, और x की वैल्यू नेगेटिव है यहाँ पर। इसका मतलब है कि ये जो R2 है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अच्छा, अब उसके लिए हमें मैग्नीट्यूड मांगा है उन्होंने एक वेक्टर का, कौन सा, जो इनके बीच में है, और इनके बीच में कैसे आएगा उसके लिए उन्होंने हमें फार्मूला बता दिया। फार्मूला क्या है, फार्मूला है R2 माइनस R1, ये आपके पास एक वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक वेक्टर होना ज़रूरी है, और एक वेक्टर आपके पास कैसे आएगा, एक R2 माइनस R1। ठीक है, याद रखिएगा, आप जब आपके पास 2R आ जाएं, ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से समझने के लिए या उसे सॉल्व करने के लिए, ताकि आप वहाँ पर परेशान ना हो। आपने क्या करना है, अगर आपके पास 2R आ गए तो आपने उनके कॉम्बिनेशन से एक R फाइंड करना है, और फिर उसका मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड करेंगे। तो आपके पास जो R2 है, R आपके पास उन्होंने गिवन है, उन्होंने बता दिया हमें कि वेक्टर जो है वो है आपके पास R2 माइनस R1। अगर आप करेंगे तो आपके पास वो वेक्टर आ जाएगा। तो आप R2 यानी R2 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू है -2i + 3j। ये आपके पास R2 वेक्टर है, आप माइनस करेंगे उसमें से R1 वेक्टर को, विच इज इक्वल टू 3i + 7j। ये आपने वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो -2i + 3j माइनस प्लस माइनस 3i और माइनस प्लस माइनस 7j, आपके पास एक वेक्टर R आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी -2i और -3i इज इक्वल टू -5i। याद रहे i आपस में हल होंगे, तो -2i और -3i आपस में सॉल्व हो जाएंगे, और यहाँ पर -4j। ठीक है, बिकॉज +3i माइनस 7j इज इक्वल टू -4j। तो ये आपके पास एक वेक्टर आ गया। अब उस वेक्टर का हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड। अगर आप को मैं अंडरलाइन कर दूं, फाइंड बोथ द मैग्नीट्यूड, यानी आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और ओरिएंटेशन फाइंड करनी, ये दो चीज़ें आपने फाइंड करनी है। तो पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड फाइंड करना बहुत आसान है। R इज इक्वल्स टू √i के अलावा, याद रहे मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं होती, -5 का स्क्वायर प्लस और -4 का स्क्वायर। ओके, 5 5s are 25 प्लस 4 4s are 16, √ हो जाएगा इसका, और इसको मैं ज़रा सा नीचे करके सॉल्व करता हूँ, और R इज इक्वल्स टू 25 + 16, ये तो हो गया बच्चे सर 41, आई थिंक 41 आ रहा है। यस 41। और जब तुम
कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करोगे तो 5 5 25 6 6 36 6.3 आई थिंक 6.3 इसके आगे पीछे कहीं आंसर होना चाहिए 6.3 6.4 6.4 है ओके 6.4 इसका मैग्नीट्यूड आ गया। जल्दी से कर लोगे तुम अगर तुम्हारे पास कैलकुलेटर होगा, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है आज, इस वजह से ज़रा सा मुश्किल हो रहा है। ओके अब मैं बात कर रहा हूँ ओरिएंटेशन की। ओरिएंटेशन मीन्स थीटा। अगर आप ने ले रखे हैं ये तमाम लेक्चर्स तो आपको पता होगा, वेक्टर्स के तमाम लेक्चर्स में मैंने आपको यहाँ पर ओरिएंटेशन निकालना भी सिखाया था। थीटा कैसे फाइंड करते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, फार्मूला होता है y कंपोनेंट ओवर x कंपोनेंट। ठीक है, ये ओरिएंटेशन का फार्मूला है। मैं tan इनवर्स लिख रहा हूँ, tan इनवर्स विच इज इक्वल्स टू y कंपोनेंट। y कंपोनेंट यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको y कंपोनेंट और x कंपोनेंट दोनों के दोनों नज़र आ जाएंगे। तो ये आपके पास -4 y कंपोनेंट है। और ओके एक बात और याद रखना, वो क्या कि नेगेटिव साइंस यहाँ पर आपको -5 और -4 नज़र आ रहा है, बट आपने इसको यहाँ पर नहीं लिखना नेगेटिव साइन को, नेगेटिव साइन के बगैर लिखना, y की जगह 4 लिखना और -5 की जगह सिर्फ 5 ही लिखना। उसकी वजह कैलकुलेटर में ये इजीली सॉल्व हो जाता है, बट हमने यहाँ पर इसको फर्दर भी सॉल्व करना है। इसका क्वाड्रेंट ढूंढकर इसको फर्दर सॉल्व करना है। इस वजह से आपको नेगेटिव साइन को इग्नोर करना पड़ेगा। नेगेटिव साइन आपको क्वाड्रेंट्स के बारे में बताएंगे, क्या मतलब है इसका। ओके मैं अभी थोड़ी देर में आपको समझा देता हूँ। बस अभी आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर नेगेटिव साइंस को आपने इग्नोर करना है। उसकी वजह भी आपको पता चल जाएगी थोड़ी ही देर में। सिंपली अगर आप इसे tan इनवर्स ले लें 4/5 का, जैसे ही आप tan इनवर्स लेंगे तो आंसर क्या आएगा। ओके मैं लेकर आ गया हूँ यहाँ पर कैलकुलेटर। अब अगर आप यहाँ पर नोटिस करें तो मेरे पास tan इनवर्स लेना है, tan इनवर्स लेना है। यहाँ पर tan इनवर्स है, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y ओवर x होता है। तो मैं अब यहाँ पर कैलकुलेटर को ले आता हूँ ताकि सॉल्यूशन पॉसिबल हो। 4/5 कर लेता हूँ मैं, 4/5 मेरे पास आ गया 0.8। अब मैंने इसका tan इनवर्स लेना है, ये देखें ये रहा tan इनवर्स, तो मेरे पास आया 38.65। तो थीटा मेरे पास है 38.65 डिग्री। ओके बट अगर आप बुक में देखें तो ये आंसर आपका नहीं होगा। क्या वजह है? देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, आपने याद भी रखना है। याद क्या रखना है कि ये मेरे पास x एक्सिस हो गया, ये वाला x एक्सिस हो गया, ये मेरे पास x प्राइम है, ये x प्राइम है, ये y एक्सिस है और ये y प्राइम है। x एक्सिस पर जो वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं और y एक्सिस पर जो वैल्यूज़ हैं वो पॉजिटिव होती हैं, जबकि जो प्राइम्स हैं यहाँ पर सारी वैल्यूज़ x की नेगेटिव होंगी और y प्राइम पर y की नेगेटिव होंगी। ओके देखो पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, तो यहाँ पर अगर आप गौर करें यहाँ पर x है तो आप पॉजिटिव लिखेंगे और बाद में y की वैल्यू लिखी जाती है और y भी यहाँ पर पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव लिखेंगे। इसका मतलब है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ सेकंड क्वाड्रेंट की बात करता हूँ, तो यहाँ पर पहली वैल्यू याद रखिएगा हमेशा x की लिखी जाती है। पहली वैल्यू माइनस है और दूसरी वैल्यू y की लिखेंगे तो y की यहाँ पर प्लस है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। अगर आपका आंसर पहले क्वाड्रेंट में आ गया तो आप उसे छेड़ते नहीं हैं बल्कि एज इट इज़ उसे लिख देते हैं। लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आपका आंसर आता है
तो आप 180 में से माइनस करते हैं आंसर को। ठीक है, अभी बताता हूँ मैं। ओके, अब अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों यानी x की तरफ से अगर आऊं मैं तो ये भी माइनस है, y की तरफ से आऊं ये भी माइनस है, दोनों माइनस है। अगर दोनों माइनस हो तो 180 में अपने आंसर को प्लस कर देते हैं। ये रूल है, आपने याद रखना है। अब यहाँ पर अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ तो x की तरफ से वी नो दैट पॉजिटिव है और y की तरफ से नेगेटिव है, और अगर पहली रकम पॉजिटिव दूसरी रकम नेगेटिव हो तो हम 360 में से माइनस करते हैं अपने आंसर को। ठीक है, ओके। अब अगर मैं अपने इस आंसर को चेक करूं जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ओके, इसमें आप नोटिस करेंगे कि दोनों वैल्यूज़ x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों की दोनों नेगेटिव हैं। ऐसा ही है, देखो -5 और -4, x की वैल्यू है -5। कैसे x की वैल्यू? बिकॉज आई हैट जो आ गया है ना, तो ये x की वैल्यू ये भी माइनस है, y की वैल्यू ये भी माइनस है, तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है? आप नोटिस करें, आप नोटिस करें कि ये तो लाई करता है सेकंड को थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट, बिकॉज दोनों माइनस हैं। अगर दोनों माइनस हैं तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने ये करना है जो यहाँ लिखा हुआ है, ये करना है, यानी 180 में प्लस कर देना है अपना आंसर। 180 में सिंपली ऐड करेंगे 38.65 डिग्री। तो मैं कैलकुलेटर में ऐड कर लेता हूँ, इसमें प्लस कर लेता हूँ 180। ओके, 180 जैसे ही मैं प्लस करता हूँ मेरे पास आ जाता है आंसर। मेरे पास आंसर क्या आ गया? तकरीबन 219, ऐसा ही है ना? ओके, तो मेरे पास आंसर आ गया 219 डिग्री। ठीक है, और यही तो आपका आंसर है ना? तो आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आपकी ये दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव होती तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता तो यही आपका आंसर होता। लेकिन अगर पहली वैल्यू माइनस और दूसरी प्लस की होती तो फिर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता, और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा में आपने 180 में से माइनस करना था अपने इस आंसर को। अब चूंकि ये दोनों माइनस थे, इसका मतलब है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आपने 180 में प्लस करना था आंसर को। जैसे ही मैंने अपने आंसर को 180 के साथ प्लस किया तो मेरा आंसर आ गया, जो कि बुक में भी मैच कर गया। तो आपने इस टेबल को ख़ास कर लिख लेना है अपने पास, या जो भी है जिस तरीके से भी आप चाहें इसे सेव कर पाएंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको बात बहुत अच्छे से समझ आ गई। वीडियो लंबी हो गई काफ़ी, कोशिश तो की थी, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना होता है। अगर एक्सप्लेन नहीं करूँगा तो आपको समझ भी नहीं आएगी। तो इसके बावजूद अगर समझ नहीं आई कोई मसला नहीं, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, मैं आपको फिर से समझाने के लिए मौजूद हूँ। आखिर में एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, काइंडली अगर आपको ये लेक्चर फ़ायदेमंद लग रहे हैं तो आप इन्हें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो। और मुझे दीजिए इजाज़त, अगले लेक्चर में इन न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करने के लिए दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।